वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे ईयर के डिसऑर्डर्स। जितने भी डिसऑर्डर होते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था ईयर के एनेटमी एंड फिजियोलॉजी। माइक ख़राब होने की वजह से उसमें वॉइस जो थी उसमें प्रॉब्लम थी और वो क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर के डिसऑर्डर में कौन सा डिसऑर्डर पढ़ेंगे? ओटाइटिस मीडिया। कौन सा डिसऑर्डर पढ़ेंगे? ओटाइटिस मीडिया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है ओटाइटिस मीडिया? अगर मैं आपको ऐसे ही समझाऊँ तो ओटाइटिस मीडिया का मतलब था, ओटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ईयर। ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। मीडिया का मतलब होता है मिडिल में, एक तरह से, यानी जो मिडिल ईयर होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है? ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे की तरफ पॉइंट को, पॉइंट वाइज। इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ स्टेचियन ट्यूब। स्टेचियन ट्यूब के ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या देखने को मिलता है हमें? इन्फेक्शन देखने को मिलता है मिडिल ईयर का। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओटाइटिस मीडिया इज कॉज्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। यानी जो ओटाइटिस मीडिया है वो देखा जाता है किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से और वायरल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। और ये किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, मतलब किस कहाँ से ये आता है? तो ये नेसोफेरिंग्स के थ्रू स्टेचियन ट्यूब के द्वारा कहाँ चला जाता है? मिडिल ईयर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर क्या करता है? इन्फेक्शन, और जिसे हम क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इफ फ्लूड इज आल्सो फॉर्म इन मिडिल ईयर। यानी जो फ्लूड है वो मिडिल ईयर में बनता है, विच इज़ नोन एज सीरियस ओटाइटिस मीडिया। अगर फ्लूड कहाँ बन रहा है, ये कहाँ पे है फ्लूड? मिडिल ईयर के अंदर है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सीरियस सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सीरियस ओटाइटिस मीडिया, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SOM। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया, SOM। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। मिडिल ईयर इन्फेक्शन कैन आल्सो लीड टू ब्रेन एब्सिस। ये क्या, मिडिल ईयर इन्फेक्शन क्या कर सकता है? ब्रेन में भी एब्सिस कर सकता है। एब्सिस का मतलब होता है एक तरह से पस। और मास्टोडाइटिस कर सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ मास्टोइड साइनसेस, जो मास्टोइड बोन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मास्टोडाइटिस। अब हम इटियोलॉजी देखते हैं, यानी किसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है। तो इटियोलॉजी में क्या है? मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है इसमें? वायरस है, सच एज रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RSV। और इन्फ्लुएंजा की वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया में कौन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन बैक्टीरिया की वजह से ये देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम, यानी जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले होगा इसमें ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का मतलब होता है ओट ओट का मतलब होता है ईयर, और एल्जिया का मतलब होता है पेन, यानी ईयर के अंदर पेन होना ओटेल्जिया कहलाता है। तो ओटेल्जिया और ओटेनिया, तो इसका मतलब होता है ईयर एक। ईयर एक का मतलब होता है ईयर में पेन। फिर नीचे देखने को मिलता है ओटोरेजिया। ओटोरेजिया का मतलब होता है पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, यानी पुरुलेंट डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? ईयर के अंदर पुरुलेंट डिस्चार्ज को ही हम क्या बोलेंगे? ओटोरेजिया। फिर रेड एंड बल्जिंग टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो ईयर ड्रम होता है यानी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, वो लाल हो जाती है। और बल्जिंग यानी वो बाहर की तरफ को उभर जाती है, मतलब उभार आ जाता है उसमें। और फीवर देखने को मिल सकता है, और मैलेस यानी ठंड लगेगी उसके अंदर। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के तौर पर हम क्या करेंगे इसमें। मैनेजमेंट एडमिनिस्टर टॉपिकल सिस्टेमिक एंटीबायोटिक। टॉपिकल यानी बाहर से हम क्या डालेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक। और हम ओरली या सिस्टेमेटिक सिस्टेमिक रूट से हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे। एन एडल्ट, अडल्ट में पुल द पिन्ना अप एंड बैक टू स्ट्रेट
द एक्सटर्नल कैनाल, स्ट्रेट द एक्सटर्नल कैनाल वाइल इंस्टॉलिंग ईयर ड्रॉप। जब जो एडल्ट होता है उसके अंदर हम ईयर ड्रॉप को डालते हैं तो हमें क्या करना है, कान को पीछे की तरफ को खींचना है, ऊपर की तरफ को खींचना है और पीछे की तरफ को, तो दो डायरेक्शन में कान को खींचना है। तब क्या होगी, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है ये उसे वो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और सीधी होने के बाद हम डायरेक्ट जो है वो ड्रॉप जो है हमारे कान के अंदर चली जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अडल्ट में एडल्ट में तो क्या था, जो ईयर को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ खींचना था कान को। और इसमें इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, इन्फेंट में बच्चों में और चिल्ड्रन में यंगर देन 3 ईयर, मतलब 3 साल से 3 साल के आसपास, पुल द पिन्ना डाउन एंड बैक टू स्ट्रेट द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सीधा करने के लिए बच्चों में कान को नीचे की तरफ खींचना है और बैकवर्ड पीछे की तरफ खींचना है। जब हम क्या डालते हैं, ईयर ड्रॉप डालते हैं बच्चों के कानों में। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल ओटाइटिस। एक्सटर्नल ओटाइटिस का मतलब होता है यानी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना बाहर के ईयर में, यानी एक्सटर्नल ईयर में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओटाइटिस। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ओरिकल। इसके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर या ओरिकल्स के अंदर सेम ही है दोनों। तो इनके अंदर अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओटाइटिस। फिर नीचे वाला पॉइंट पर आते हैं। एक्सटर्नल ओटाइटिस इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। ये जो एक्सटर्नल ओटाइटिस होता है ये ज़्यादातर चिल्ड्रन यानी बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इट आल्सो कॉल्ड स्विमर ईयर, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, स्विमर ईयर। यानी जो ज़्यादा लंबे समय तक पानी में रहते हैं या जो बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं पानी में, तो इसलिए बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है एक्सटर्नल ओटाइटिस। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, यानी साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे। इसमें पेन देखने को मिलेगा, इचिंग इचिंग देखने को मिलेगी यानी खुजली, और रेडनेस देखने को मिलेगा, अडीमा देखने को मिलेगा, एक्जुगेट देखने को मिलेगा, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यानी हियर लॉस होगी कंडक्टिंग। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट के तौर पर हम क्या करेंगे, तो अप्लाई करेंगे लोकली, मतलब हीट को लो अप्लाई हीट लोकली, हीट को अप्लाई करेंगे 20 मिनट तक। और दिन में कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो दिन में 3 बार करना है। और अब एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक, कोर्टिकोस्टेरॉइड और एनाल्जेसिक, ये 3 जो मेडिसिन है ये प्रोवाइड कराएंगे। ये इसका मैनेजमेंट है। तो आगे की तरफ चलते हैं हम। हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस। अब हमारा टॉपिक है हियरिंग लॉस, तो इसे हम देखते हैं एक बार। तो हैविंग एनी डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, यानी कोई भी किसी भी तरह का डिग्री का जो हियरिंग लॉस रखता है कोई भी पेशेंट या कोई भी आदमी, अगर किसी भी डिग्री का उसे हियरिंग लॉस है तो इंटरफियर्स होगा उसके कम्युनिकेशन में, डेवलपमेंट में और लर्निंग और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, यानी जो बैरियर आएगा उसके अंदर कम्युनिकेशन, यानी बात करने में उसे दिक्कत होगी, डेवलपमेंट में उसमें दिक्कत आएगी, और लर्निंग यानी सीखने में उसे दिक्कत आएगी, और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन यानी कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन करेगा वो उसमें उसे दिक्कत आएगी। अब देखते हैं हम टाइप्स देखते हैं इसके, हियरिंग लॉस के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, व्हेन साउंड वेव्स साउंड वेव्स आर ब्लॉक टू रीच इनर ईयर, यानी जब साउंड वेव जो होती है वो पहुंच नहीं पाती इनर ईयर तक। क्यों, एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर डिसऑर्डर की वजह से। एक्सटर्नल और मिडिल ईयर जो होता है ना उसकी वजह से क्या होती है, जो साउंड होती है
वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस बोलते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम इसका कोज के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, किसकी वजह से होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, मतलब मे बी ड्यू टू ड्राई वैक्स, वैक्स की वजह से, ओरिजिन बॉडी की वजह से, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ट्यूमर की वजह से। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है मिडिल ईयर के अंदर और एक्सटर्नल ईयर के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। ये कोजिज है, इनकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। थिकनिंग एंड परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, थिकनिंग, थिकनिंग का मतलब है मोटा होना, और परफोरेशन यानी छेद होना, ईयर ड्रम में छेद होना और मोटा होना, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। ओटोस्क्लेरोसिस, ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब है बोन का ओवर ग्रोथ होना, बोन का ओवर ग्रोथ होना क्या बोला कहलाता है, ओटोस्क्लेरोसिस। इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट बिटवीन स्टेपीज एंड ओवल विंडो, ओवल विंडो और स्टेपीज के बीच में जो मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, मतलब वो इमोबिलाइज जॉइंट हो जाता है। बोन ओवरग्रोथ ओटाइटिस मीडिया, ड्यू टू बोन ओवरग्रोथ, बोन ज़्यादा मतलब ग्रोथ करने लगती है वहाँ पर, और जो ओवल विंडो है वहाँ पर जो स्टेपीज बोन है वो सही से वर्क नहीं करता, या ओटाइटिस मीडिया की वजह से। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन ऑन द ओसिकल्स, ओसिकल्स होता है जितनी भी बोन्स होती है, जो स्कार्स फॉर्मेशन हो जाता है बोन, बोन पर, तब ये देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा कंडक्टिव, पहला था कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और दूसरा है सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस, यानी नर्व डेफनेस, न्यूरॉन्स की वजह से जब डेफनेस होती है उसे हम बोलते हैं सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस और नर्व डेफनेस। तो चलिए इसे देखते हैं हम। हियरिंग लॉस कॉज बाय परमानेंट और टेम्परेरी डैमेज टू द सेंसरी सेल और नर्व फाइबर ऑफ द इनर ईयर, ईयर ईयर इनर ईयर के अंदर नर्व जो फाइबर होते हैं या सेंसरी सेल्स होती हैं, वो अगर टेम्परेरी और परमानेंट डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हियरिंग लॉस देखने को मिलती है। इट रिजल्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ एनी स्ट्रक्चर इन कोक्लिया, यानी इस वजह से क्या होता है, कोक्लिया के अंदर डैमेज होता है, सच एज हेयर सेल, हेयर सेल्स होती है, ऑर्गन ऑफ कोटाई, बेसिलर मेम्ब्रेन और कोक्लियर डक्ट, अगर ये डैमेज हो जाता है तो इस वजह से भी ये देखने को मिलता है। कौन सा, सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस या नर्व डेफनेस इसे बोलते हैं। डिजीज ऑफ नर्व पाथवे बिटवीन ईयर एंड सेरिब्रल कोर्टेक्स, जो सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, और जो नर्व होती है जो ईयर से निकलती है, अगर उस नर्व पाथवे में कोई दिक्कत है तो तब ये नर्व डेफनेस देखने को मिलता है। अब हम कोजेज के ऊपर बात कर लेते हैं। डीजनरेशन ऑफ हेयर सेल, हेयर सेल का डीजनरेशन हो जाना, यानी उनमें क्या हो जाए, डैमेज होना। और एट क्रेलियन नर्व, जिसे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बोलते हैं, उसमें डैमेज हो जाना। एंटीबायोटिक डैमेज होता है उसमें, ड्यू टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की वजह से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है और जेंटामाइसिन, ये दो ड्रग होती है जो हमारी क्या करती है, एट क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। डैमेज ऑफ कोक्लियर ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइस मोर देन 85 डेसिबल, 85 डेसिबल से ऊपर अगर कोई लंबे समय से इस वॉइस में रह रहा है, इस नॉइस में रह रहा है, तो उसका भी क्या होगा, कोक्लियर डैमेज हो सकता है, उस वजह से देखने को मिल सकता है। मिक्सोएडिमा, यानी स्किन के अंदर हाथों पैरों में क्या होगा, एडिमा देखने को मिल सकता है। डीएम डायबिटीज मेलाइटस, ट्रोमा की वजह से सर्जरी हुई हो उसकी वजह से, इन्फेक्शन हुआ हो उसकी वजह से। एक होता है मीनियर डिसीज, मीनियर सिंड्रोम, या फिर एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, इसका मतलब होता है एंडोलिम्फ का ओवर प्रोडक्शन हो जाना एक्सेसिव मात्रा में, एक्सेसिव एंडोलिम्फ फ्लूइड कॉल्ड मेनियर सिंड्रोम, विच कॉज, जो कॉज करता है क्या, क्या कॉज करता है, टिनीटस,
टिनिटस कोज करता है, वर्टिगो यानी चक्कर आते हैं, हियरिंग लॉस होता है उसके अंदर। किसके अंदर? जो क्या है, माइनर्स सिंड्रोम के अंदर। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, एक्सेसिव मात्रा में एंडोलिम हो जाता है। एक होता है प्रेस बाइकसिस। प्रेस बाई मीन्स होता है ओल्ड। इसका मतलब होता है जब आदमी बूढ़ा होने लगता है, तो बुढ़ापे की तरफ चलने लगता है, तो क्या होता है, उसके जो ऑर्गन होते हैं उनमें भी डिजनरेशन शुरू हो जाता है। या नर्व सेल होगी, या फिर हेयर सेल होती है उनके अंदर। तो इस वजह से उसे डेफनेस का शिकार हो जाता है बुढ़ापे के अंदर। एट्रोफी ऑफ गैंग्लियन सेल की एट्रोफी हो जाना। ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडी, जो क्या होती है, नर्व सेल बॉडी होती है, ग्रुप, उसका ग्रुप होता है। ऑफ कोक्लिया एंड इलास्टिक लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है, यानी खो जाती है, इलास्टिसिटी नहीं रहती उसके अंदर। मेनली टू ओल्ड एज में। अब हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे इसकी। डायग्नोस में क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट देखते हैं। डायग्नोस में टू टेस्ट, चलिए आगे की तरफ। यहाँ पर हम डायग्नोस में देखेंगे टू यूज फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट आर ऑडियोमेट्री टेस्ट एंड ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। दो टेस्ट इसमें देखेंगे, एक तो ऑडिटोमेट्री टेस्ट होता है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होता है। तो ऑडिटोमेट्री जो टेस्ट होता है इसे देखते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर हियरिंग एक्यूटी, यानी ये मेजर करने का होता है कि कितना सुन पा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी सुनने की क्षमता को मेजर करता है ऑडिटोमेट्री। द नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ ऑडिटरी डिफेक्ट, यानी उसका नेचर और सीवियरिटी, कितनी सीवियर है वो, मतलब कितना डेफनेस है और नेचर कैसा है उसका। डिटरमाइन बाय द टेक्निक कॉल्ड ऑडिटोमेट्री, किससे डिटरमाइन किया जाता है, ऑडिटोमेट्री से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिटोमेट्री। द इंस्ट्रूमेंट यूज यूज इज कॉल्ड ऑडिटोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिटोमीटर बोलते हैं। ऑडिटोमीटर इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग साउंड वेव्स, ये क्या करता है, जनरेट करता है साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ऑडिटोमीटर क्या होता है, यानी साउंड वेव को जनरेट करता है, फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी कम कम से और हाई फ्रीक्वेंसी तक, उससे पता चल पाता है कि जो पेशेंट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन पा रहा है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं इसमें। एट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इफ़ द पेशेंट हियर द साउंड, यानी पेशेंट जो है वो साउंड सुनता है विद मोर देन 30 डेसिबल अबव जीरो लेवल, यानी जीरो लेवल पर वो 30 इसका मतलब है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पेशेंट हियर द साउंड विद मोर देन 30 डेसिबल अबव जीरो लेवल, यानी जीरो लेवल से मोर देन 30 डेसिबल से ऊपर वो सुन पा रहा है, तो द पर्सन सेड टू हैव हियरिंग लॉस, यानी पर्सन को कहा जाता है कि उसे हियरिंग लॉस है। अगर 30 डेसिबल से ऊपर वो सुन रहा है तो उसे हियरिंग लॉस है। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होते हैं इसमें, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट और एक होता है इसके अंदर, चल पहले ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट यूज टू डिफरेंट कंडक्टिव और सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, यानी ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट जो होता है वो दोनों सेंसोन्यूरल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस का पता लगाता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेनियर डिजीज, इसका मैनेजमेंट देखेंगे मेनियर डिजीज का। इन एक्यूट अटैक आर बेड रेस्ट, अगर मतलब इसका अटैक है, यानी अगर मेनियर डिजीज हो गई है तो उसके मैनेजमेंट में क्या कहेंगे हम, वो बेड रेस्ट करे, एंटी हिस्टामिन दे और वैसोडाइलेटर दे, ताकि जो यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो इसके कोकलियर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है एंडोलिन की वजह से, तो वैसोडाइलेटर इसलिए देंगे ताकि वेसल डायलेट हो जाए और वहाँ जो फ्लूइड है वो ज़्यादा ना जा पाए। निकोटिनिक एसिड देंगे।
और सेडेटिव्स देंगे उसके अंदर, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्मोकिंग, और उसे कहेंगे कि स्मोकिंग ना करे, अवॉइड करे स्मोकिंग को। वाचिंग टीवी, मतलब टीवी को भी मतलब ना देखे, टीवी को ना देखें, क्योंकि उसकी वजह से मतलब बहुत सारी जो हमारा पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्व सिस्टम है वो काम करने लगता है, तो उसकी वजह से बीपी अप एंड फॉल होता है। तो इस वजह से अवॉइड किया जाता है कि अवॉइड वाचिंग टीवी, टीवी ना देखें। लो साल्ट डाइट ले, लेस देन 2 ग्राम पर डे, एंड डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करें। यानी डायूरेटिक्स वो मेडिसिन होती है जिसमें जो यूरिन होता है वो बाहर निकाला जाता है बॉडी से यूरिन के थ्रू, यानी यूरिन बहुत ज़्यादा उसमें आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स बोलते हैं। तो को यानी यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, डायूरेटिक्स बढ़ाता है यूरिन आउटपुट को। कोक्लियर इम्प्लांटेशन, अब हम मैनेजमेंट में कोक्लियर इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे कि इसमें कोक्लिया का इम्प्लांटेशन होता है। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट रिसीव साउंड एंड ट्रांसमिट द रिजल्टिंग सिग्नल टू द इलेक्ट्रोड और इम्प्लांटेड इन द कोक्लिया, यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होती है वो साउंड को रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है सिग्नल को इलेक्ट्रोड के थ्रू। इम्प्लांटेड जो इलेक्ट्रोड है उनमें, उनके अंदर जो कोक्लिया के अंदर होता है, यानी इसमें एक डिवाइस लगी हुई होती है जो साउंड को क्या करती है, साउंड को रिसीव साउंड एंड ट्रांसमिट, यानी साउंड को रिसीव करके उसे ट्रांसमिट करती है सिग्नल के थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू, यानी सिग्नल जो होता है, रिजल्ट होता है रिजल्टिंग सिग्नल टू इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेड इन द कोक्लिया, जो इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया गया है कोक्लिया के अंदर वहाँ पर सिग्नल को भेजती है। द सिग्नल स्टिमुलेट द कोक्लिया, जो सिग्नल है वो कोक्लियर को, ये इसे हम बोलते हैं कोक्लिया। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं इसके अंदर, ये वाला जो है, एक मिनट, ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है ना, ये ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। इनकी वजह से क्या करता है, जो सिग्नल है वो स्टिमुलेट करता है कोक्लिया को, सो दैट हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन कैन परसीव साउंड, जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होता है वो क्या कर सकता है, वो साउंड को परसीव कर सकता है, किसकी मदद से, ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं इनकी वजह से। इट इज इट इज़ यूज इन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो यही ये जो है जितने भी हमने पढ़े ये ईयर के डिसऑर्डर थे ये सभी क्लियर हो गए हैं इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर कर दी है। और अब अगर फिर भी कोई इसमें डाउट बचता है या कोई टर्म या कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कमेंट में ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी डिजीज़ हमने कौन कौन सी डिजीज़ पढ़ी एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। हमने पढ़ी ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया के पढ़ने के बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल ओटाइटिस, फिर हमने पढ़ा हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस वाला, फिर हमने एक इसमें मिनियर डिजीज़ थी वो पढ़ी, प्रेस बाइकसिस था वो पढ़ा, जो बुढ़ापे में वो हो जाता है, मतलब बुढ़ापे में जो है हियरिंग लॉस होता है। और जो हियरिंग लॉस है वो दो टाइप का होता है, सेंसर न्यूरल होता है और दूसरा होता है कंडक्टिव। फिर उसके बाद हमने इसका मैनेज मतलब टेस्ट पढ़े, ऑडियोमेट्री क्या होता है, वो हियरिंग लॉस को मतलब मापता है कि कितने डेसिबल तक या कितनी फ्रीक्वेंसी तक कोई भी पर्सन सुन सकता है। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने कोक्लिया इम्प्लांटेशन पढ़ा कि कोक्लिया के अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जो साउंड वेव को कलेक्ट करके कहाँ पर भेजते हैं, इलेक्ट्रोड के थ्रू कोक्लिया के अंदर भेजते हैं, और वहाँ से कोक्लिया को स्टिमुलेट करके वो क्या न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पर हमारे जो क्या ब्रेन का पार्ट होता है कोर्टेक्स उसके अंदर भेजते हैं टेम्पोरल बोन। तो यही हमने आज की वीडियो में पढ़ा, जो ईयर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।